है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में वह यू कैन अचीव योर गोल्स इन साइलेंस। बेटा लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक बात कर ली थी। हमने देखा था कि एफपीटी कैसे बनाते हैं, आपका इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने बात की थी। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, टेंशन फोर्स क्या होता है, इन सब के बारे में हमने बात की थी। अब बेसिकली जो हमारा जो मेन चैप्टर स्टार्ट होता है उससे हम आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपके पास जो होता है उसकी एप्लीकेशन, यानी उसके क्वेश्चंस आपके पास कैसे आएंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपके पास क्या होती है, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। तो इसकी एप्लीकेशन से क्वेश्चंस हमारे पास कैसे आएंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और इसके क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, ये सब बातें हम आज की वीडियो में करेंगे। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर भी करें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ NLM 3 एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है बेटा, वो आपका तो न्यूटन का सेकंड लॉ अपने पास क्या होता है, एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए। ठीक है, अब थ्योरी हम सारी लास्ट वीडियोज़ में हम कर चुके थे। आज हम बेसिकली सिर्फ क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आपके 3 ब्लॉक आपको दे रखे हैं, M1 M2 M3। ठीक है, 3 ब्लॉक आपको दे रखे हैं, तो आपको निकालना क्या है, इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन आपको निकालना है, और इन तीनों ब्लॉक्स के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, आपके जो ब्लॉक्स के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो नॉर्मल फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट क्या करेंगे, एनएलएम के क्वेश्चन बेटा सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले एनएलएम के क्वेश्चन में आपको जो फर्स्ट स्टेप रखनी है वो क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। यानी आपको हर ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है, उस ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट मास की तरह शो करो, और उस पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स, जितने फोर्सेस उस पर लग रहे हैं, उस फोर्सेस को आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, और जैसे सारे फोर्सेस हमारे पास उस बॉडी पे आ गए, हम वहाँ पे एफ नेट इक्वल्स टू एम ए की इक्वेशन वहाँ पे लगा देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं हम आपके ऑब्जेक्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट 3 से। तो अगर हम ऑब्जेक्ट 3 से स्टार्ट करते हैं तो इसका सॉल्यूशन हम अगर लिखते हैं तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर मैं M3 को सबसे पहले लेता हूँ तो M3 ब्लॉक मेरे पास ये रहा। ठीक है, ये M3। अगर मैं इससे फोर्स बनाऊँ तो बेटा इस पर फोर्स आपके पास किधर लग रहा है, अच्छा फोर्स हमने यहाँ पे भी दिया ही नहीं, तो लिखो यहाँ पे आप ऐसा करो, एक फोर्स आप ले लो, दैट इज़ F। ये फोर्स आपके पास M3 पे आपके पास एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, हमने M3 तो हम इसको सबसे पहले M1 लिख लेते हैं, M1 ये ले लेते हैं, M2 ये ले लेते हैं, और M3 हम ये ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है इनका एक्सेलरेशन, नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से अगर हम इसका M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, इस पर एक फोर्स लग रहा है इस साइड में, दैट इज़ F। इस पर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज़ F। अब यहाँ पे देखो M1 M2 जो 2 ब्लॉक्स है इनके बीच में एक नॉर्मल फोर्स होगा। ठीक है, दैट इज़ आप इसको कोई भी नाम आप दे दो N1। इसी तरीके से M2 और M3 आपके पास जो ब्लॉक्स हैं इनके बीच में एक नॉर्मल फोर्स होगा, उसको आप नाम दे दो M2। ठीक है, तो यहाँ पे M1 पे क्या होगा, M2 की वजह से एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, यानी जो M2 ब्लॉक है वो M1 को पुश कर रहा होगा। जब पुश कर रहा होगा तो M1 के परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज़ N1। ये हमारे पास M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अगर उसी तरीके से मैं M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ये मेरे पास M2। ठीक है, M2, अब M2 को देखो, M2 पे M1 भी फोर्स लगा रहा है और M2 पे M3 भी फोर्स लगा रहा है, यानी M1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो M2 पे इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और M3 की वजह से जो फोर्स लगेगा M2 पे वो इस डायरेक्शन में लगेगा। दोनों ब्लॉक क्या कर रहे हैं, M2 को पुश कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स आपके पास होगा वो क्या होगा, N1 होगा, और ये जो फोर्स आपके पास होगा वो N2 होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना रहे हैं, बिकॉज आपका एक्शन रिएक्शन आपके पास ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट होती है। तो जितना फोर्स M2 M3 पे लगाएगा उतना ही फोर्स M3 भी M2 पे लगाएगा, ये बात आपको पता है। ठीक है, ऐसे हम बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम किसका, M3 का। तो ये M3 मेरे पास हो गया, ये M3। अब M3 पे देखो,
M3 पे अगर आप देखो राइट साइड से, इस साइड से आपके पास M3 पे कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है। M3 पे जो फोर्स होगा वो किस तरह से आ रहा है, सिर्फ M2 की वजह से, यानी M2 M3 पे, यानी M2 ही वो ब्लॉक है जो उस M3 पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और M2 की वजह से लगने वाला फोर्स क्या होगा, N2, बिकॉज जितना फोर्स M3 ने M2 पे लगाया था उतना ही फोर्स M2 भी M3 पे लगाएगा। तो बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में, दैट इज़ N2। ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब क्योंकि तीनों ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड हैं, तीनों ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड हैं और एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो बेसिकली इन सब का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। क्यों होगा सेम, बिकॉज अगर जितनी भी बॉडीज़ आपके पास कनेक्टेड होगी, ठीक है, और अगर फोर्स किसी एक पे लग रहा होगा तो सारी बॉडीज, और अगर तीनों एक साथ चल रही हैं, हमेशा कनेक्टेड हैं, तो इन तीनों का एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। जैसे आप इसमें ट्रेन के एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। ट्रेन के कितने सारे कोच होते हैं, लगभग 10 12 15 कोचेस होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इस ट्रेन को चला रहा है, जो उस ट्रेन को पुल कर रहा है, वो बेसिकली कौन होता है, इंजन। इंजन हमेशा कहाँ होता है, आगे ही आगे होता है। तो बेसिकली जो फोर्स लग रहा है ट्रेन पे, वो कहाँ से लग रहा है, इंजन से लग रहा है। अब क्योंकि सारे जो कोचेस होते हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, तो इसलिए सारी जो आपके पास कोचेस होंगे सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। सबका जब एक्सेलरेशन सेम होगा यानी बेसिकली सबकी स्पीड कैसी होगी, सेम आपके पास होगी, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल अपन लें, जैसे बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी में क्या होता है आपके पास जो घोड़ा गाड़ी आप देख लो, जैसे पूरा राम कृष्ण के ज़माने में जब ये रथ होते थे, जब वो युद्ध करते थे, तो घोड़े क्या करते, उस रथ को खींचते थे। तो जितनी स्पीड से घोड़े दौड़ रहे हैं, आपका जो रथ है वो भी उतनी ही स्पीड से दौड़ता है, ठीक है। बिकॉज दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे, रथ और आपके पास जो घोड़े हैं दोनों एक रस्सियों से कनेक्टेड होते हैं। तो क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं हमेशा, तो जितनी स्पीड घोड़ों की होगी उतनी ही स्पीड रथ की भी होनी चाहिए। अगर यानी हम ये भी बोल सकते हैं जितना एक्सेलरेशन घोड़ों का होगा उतना ही एक्सेलरेशन रथ का भी होगा। कि अगर ऐसा नहीं हुआ, घोड़ों का एक्सेलरेशन ज़्यादा हुआ और रथ का जो एक्सेलरेशन वो कम हुआ, तो घोड़ों की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, रथ की स्पीड कम हो जाएगी, तो बेसिकली जो स्ट्रिंग होगी वो बीच में से टूट जाएगी और रथ पीछे रह जाएगा, घोड़े आगे दौड़ जाए, जो घोड़े होंगे वो आगे निकल जाएंगे। तो ऐसा होता नहीं है, दोनों हमेशा साथ चलते हैं। इसलिए जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड होंगे, जब भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड होंगी और अगर वो कनेक्टेड होते हुए ही चल रही हैं, तो सबका एक्सेलरेशन कैसा होगा बेटा, सेम होगा हमेशा, ठीक है। यानी मैं बोल सकता हूँ इन तीनों का एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। तो बस अब मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख लेता हूँ। ये आपके पास किधर होगा, ये आपके पास सब पे अपन ने एक्सेलरेशन भी बना दिया। बस अब यहाँ पे अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। वो क्या होगा, F माइनस N1 इक्वल्स टू M1 × ठीक है। तो यहाँ से F की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, M1A प्लस N, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं M2 के लिए M2 पर आऊँ, तो M2 के लिए क्या होगा, N1 माइनस N2 इक्वल्स टू M2A, ठीक है। तो यहाँ से N1 की वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास, N2 प्लस M2, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा, अब मैं जो ब्लॉक 3 है इसके पे आ जाता हूँ M3 के लिए। तो इस पर एक सिंगल फोर्स लग रहा है, सिंगल फोर्स लग रहा है, यानी N2 इक्वल्स टू M3 × A। तो यहाँ से मेरे पास N2 की वैल्यू आ गई। यही N2 की वैल्यू मैं N1 में पुट कर दूँ, तो N2 की वैल्यू कितनी है, M3A, तो M3A प्लस M2A, ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास, N1 की वैल्यू आ गई। अब यही N1 की वैल्यू मैं बेसिकली F में पुट कर दूँ, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, M1A प्लस अपने पास M2A प्लस M3, ये मेरे पास किसके बराबर है बेटा, F के बराबर। तो यहाँ से F मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं A को यहाँ कॉमन ले लूँ तो M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यहाँ से A की वैल्यू बेसिकली मेरे पास कितनी आ जाएगी, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा सारे ब्लॉक्स का या हर ब्लॉक का, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से अपन ने क्या देखा, जो एक्सेलरेशन मेरे पास आया वो क्या आया कि पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, वो अपॉन सिस्टम का टोटल मास, यानी जितने भी वो आपके पास बॉडीज़ कनेक्टेड हैं उन सब का टोटल मास। तो यहाँ से मैं एक जनरलाइज एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ क्या, कि ए का जो फॉर्मूला मेरे पास होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखो जो आपके पास सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स है, नेट फोर्स है, वो क्या है, F,
यानी मैं इसको लिख सकता हूँ एफ नेट, या बेटर वे में अगर हम बोलें इस सिस्टम को चला कौन रहा है, तो वो कौन चला रहा है, एक्सटर्नल फोर्स एफ चला रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ ड्राइविंग, यानी ड्राइविंग फोर्स यहाँ कौन है, एफ, ठीक है, अपॉन सिस्टम का टोटल मास, तो एम टोटल। ये मेरे पास यहाँ पे एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया, यानी एफ ड्राइविंग अपॉन सिग्मा एम। ये भी मेरे पास यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, किस केस में, जब मल्टीपल बॉडीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमने बस सबसे पहले एफ बनाया है, और और तो 3 बॉडीज है, तीनों बॉडी के हमने अलग अलग एफ बनाई, और सबके लिए एफ नेट इक्वल्स टू एम ए की इक्वेशन हमने लिख दी। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स राइट हैंड साइड में लग रहा है, तो एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा, इसलिए हमने एफ की डायरेक्शन को ही हमने डोमिनेंट माना है, इसलिए हमने एफ माइनस एन वन लिखा है, N1 माइनस N2 लिखा है, और N2 इक्वल्स टू M3 लिखा है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर होगा बेटा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास A इक्वल टू एफ ड्राइविंग अपॉन एम टोटल, ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्स एंड वाई। तो जो स्ट्रिंग्स आपको दे रखी है एक्स और वाई, इसमें आपको टेंशन कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे वापस आपको 3 ब्लॉक्स दे रखे हैं, लेकिन तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तीनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। जब तीनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे इन तीनों स्ट्रिंग्स में, इन दोनों स्ट्रिंग्स में हमारे पास फोर्स क्या आएगा, टेंशन क्या होगी, वो हमें निकालनी है। तो हम निकालते हैं, हमारे क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस, यहाँ पे अगर हम टेंशन लिखें, तो टेंशन अपने पास इस रस्सी में टेंशन क्या आ जाएगी, Tx, और यहाँ पे टेंशन क्या आ जाएगी, Ty, ठीक है। एफ हम वापस बना लेते हैं। तो ये सी ऑब्जेक्ट मेरे पास है, ठीक है। सी पे फोर्स किधर लग रहा है, और कौन सा लग रहा है, सी पे सिर्फ एक ही फोर्स आपके पास लग रहा है, दैट इज़ Ty। इसके अलावा और कोई फोर्स सी पे नहीं लग रहा। अच्छा, मैं बी पे आता हूँ। जैसे मैं बी पे आया, मैंने देखा कि बी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। अच्छा, बी पे एक फोर्स तो Tx लग रहा है आगे के डायरेक्शन में, और पीछे के डायरेक्शन में एक फोर्स आपका किधर लग रहा है, Ty लग रहा है। किसी Ty को मैंने आगे क्यों नहीं लिया, बिकॉज हमने जो स्ट्रिंग फोर्स था बेटा, उसमें हमने पढ़ा था कि टेंशन फोर्स क्या होता है, जो भी कांटेक्ट पॉइंट होता है उससे हमेशा अवे लगता है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास ये कांटेक्ट पॉइंट से हमेशा अवे की तरफ लगेगा। तो ये बी का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अच्छा, अब मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। जब मैं ए का एफ बनाता हूँ, तो ए मेरे पास ये रहा, और इस पे ए पे अगर मैं देखता हूँ तो 60 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, ठीक है, और पीछे की तरफ इस पर क्या लग रहा है, Tx लग रहा है। बस ये तीनों के एफ मेरे पास आ गए। अब जैसे ही तीनों के एफ मेरे पास आ गए, मैं यहाँ पे इक्वेशन लगा दूंगा। अच्छा, वापस वही वाली बात, तीनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, चाहे वो डायरेक्ट कनेक्टेड हो, चाहे वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, लेकिन कनेक्टेड तो तीनों एक दूसरे से हैं। जब तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इस तीनों पे सिस्टम पे बेसिकली एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो यह सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा बेसिकली वही एक्सेलरेशन तीनों ब्लॉक्स का होगा। यानी हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, और वो किसके बराबर होगा, जो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा। वो हम कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, कि एफ ड्राइविंग अपॉन सिग्मा एम, ठीक है। तो बस यहाँ सब निकाल लेते हैं। एफ ड्राइविंग कितना है यहाँ पे 60 न्यूटन, और टोटल एम कितना हो जाएगा 5 4 9 9 और 6 15, तो 15, यानी बेसिकली एक्सेलरेशन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस अब जैसे ही एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया, मैं बस इक्वेशन में रख देता हूँ Ty। अच्छा, Ty के लिए अगर मैं इक्वेशन लगाता हूँ तो Ty मेरे पास क्या होगा, Ty सी पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, Ty, और यही नेट फोर्स क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, यानी वो क्या होगा आपके पास MC इंटू ए, ठीक है। MC कितना है अपने पास 4, तो 4 और एक्सेलरेशन कितना आया 4, यानी बेसिकली आपके पास 16 न्यूटन, ठीक है। अगर मेरे Tx मुझे निकालना है, तो Tx के लिए मैं ए पे चलता हूँ या बी पे चलो, किसी पे भी आप चलो, बेसिकली बोथ आर द सेम थिंग्स। अगर मैं ए पे चलता हूँ, तो ए पे मेरे पास क्या होगा 60 माइनस Tx, इसकी इक्वेशन मेरे पास क्या होगी 60 माइनस Tx इक्वल्स टू आपके पास MA इंटू ए, तो MA इंटू ए, ठीक है। तो आपका 60 माइनस Tx ये रहा। मास ऑफ ए कितना है मेरे पास बेटा 6 kg, और एक्सेलरेशन कितना है
4 मीटर स्क्वायर, तो 6 इंटू 4 24, ठीक है। तो टी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 60 माइनस 24, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 36 न्यूटन, ठीक है। तो ये टी एक्स की, तो यानी बेसिकली टी एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 36 न्यूटन, और टी वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 60 न्यूटन, एंड दिस इज़ द आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एफ बी डी एम बना रहे हैं और एफ नेट इक्वल्स टू एम ए की इक्वेशन हम लगा रहे हैं। और बात ये ध्यान रख रहे हैं, अगर बॉडीज आपस में कनेक्टेड होगी तो उनका एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेम होगा, और वो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका एफ नेट अपॉन एम टोटल, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने पास आता है वो क्या है, वो ये रहा आपके सामने, क्या कि हमें 3 ब्लॉक का एक सिस्टम हमें दे रखा है, ठीक है, जो उसमें एक ब्लॉक 1 kg का है, दूसरा ब्लॉक 2 kg का है और तीसरा ब्लॉक 0.5 kg का है, जो बेसिकली 2 kg ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं 1 kg ब्लॉक पे 50 न्यूटन का एक फोर्स लगाता हूँ, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या, ये तो सिस्टम में हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है वो है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 kg ब्लॉक, ऑल्सो फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय 1 kg ब्लॉक ऑन 2 kg ब्लॉक। यानी पहले तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है किसका, 0.5 kg ब्लॉक का, और फिर दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है कि 1 kg वाला जो ब्लॉक है वो 2 kg वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा इसमें, देखो, अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ को क्या बोलता है, जो डिराइव्ड फॉर्म है न्यूटन के सेकंड लॉ की, वो क्या है, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। ये बेसिकली बोलती क्या है कि अगर कोई भी बॉडी है जिसका मास m है उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वही नेट फोर्स उसमें क्या करेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यानी आपके पास किसी बॉडी में एक्सेलरेशन कब आएगा, जब उस बॉडी में नेट फोर्स लगो, जब उस बॉडी पर नेट फोर्स लगेगा। अगर उस बॉडी पर नेट फोर्स नहीं लगेगा तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा। यानी अगर मैं यहाँ लिखूँ इफ़ एफ नेट इक्वल्स टू नॉन ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू नॉन ज़ीरो। यानी अगर बॉडी पे एफ नेट लग रहा है तो बॉडी पे एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। यानी अगर एफ नेट नॉन ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी नॉन ज़ीरो होगा, और अगर बॉडी पे जो एफ नेट है वो ज़ीरो के बराबर है, दिस इम्प्लाई एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है। ये बात, ये आपको न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है। तो हम यहाँ पे हर बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। जैसे हमसे पूछा किसका है, 0.5 kg ब्लॉक का, तो मैं 0.5 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखता हूँ और देखता हूँ कि उस पर कोई नेट फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ लिया है, आप भी क्या करो, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस आप करते रहो, ठीक है, और फिर अपने आंसर को आप मेरे आंसर से आप मैच करिएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अगर मैं एफ बी डी यहाँ पर बनाता हूँ 0.5 kg ब्लॉक का, तो ये 0.5 kg ब्लॉक ये रहा, ठीक है। इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कौन लगा रहा है, 2 kg ब्लॉक आपके पास लगा रहा होगा, ठीक है। दैट इज़, इसका नाम आप कुछ भी दे दो, N1 आप नाम दे दो, ठीक है। दूसरा, यहाँ mg लग रहा होगा इसका 0.5 kg ब्लॉक का, वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, दैट इज़ आपके पास mg। अच्छा, कोई तीसरा फोर्स आपको यहाँ कोई फ्रिक्शन वगैरह के नहीं है, हमने कभी फ्रिक्शन कोई बात नहीं करी है, तो कोई फ्रिक्शन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। क्या और कोई फोर्स इस पे है, ब्लॉक पे नहीं है, ठीक है। अच्छा, 1 kg पे आ जाओ। अगर मैं 1 kg ब्लॉक को लिखूँ तो 1 kg पे आपका जो फोर्स लग रहा हो, कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, ये आपके पास फोर्स रहा, ये कितना है 50 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स, और इस 1 kg पे 2 kg पुश कर रहा होगा, यानी 2 kg एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको आप नाम दे दो कुछ N2, ठीक है। आप 2 kg का एफ बना लो, ये 2 kg का एफ, ठीक है। अच्छा, 2 kg पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, बेसिकली जो N2 आपके पास है जितना फोर्स आपके पास 2 kg ने 1 kg पे लगाया था, उतना ही फोर्स 1 kg भी 2 kg पे लगाएगा, हाँ या ना। तो बेसिकली इस पर एक फोर्स कौन सा लग रहा होगा, दैट इज़ N2, ठीक है, और इसकी वजह से इस पर एक एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अच्छा, आप मुझसे पूछा क्या है, 0.5 kg का एक्सेलरेशन, तो बेटा देखो, अब इस पर जो 0.5 kg पे जो फोर्स लग रहा है, एक N1 लग रहा है ऊपर की तरफ और एक mg लग रहा है जीरो की तरफ, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी फोर्स डोमिनेंट होता तो क्या होगा, अगर मान लो N1 डोमिनेंट होता तो क्या होता, बॉडी ऊपर की तरफ चल जाती, हवा में उड़ने लग जाती, और अगर mg डोमिनेंट होता तो बॉडी 2 kg ब्लॉक को फोड़ कर नीचे घुस जाती, क्योंकि जिधर एक्सेलरेशन होगा, जिधर नेट फोर्स होगा, बॉडी उधर ही मूव करेगी। अगर नेट फोर्स अपर डायरेक्शन में होगा तो बॉडी हवा में मूव करने लग जाएगी ऊपर, और अगर बॉडी अगर mg डोमिनेंट होता है यानी एफ नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता तो बॉडी 2 kg ब्लॉक को फोड़ के नीचे की तरफ घुस जाती, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0,
यानी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 0। अच्छा मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, यानी दिस इम्प्लाइज आपके पास जो एक्सेलरेशन है 0.5 kg ब्लॉक का वो कितना होगा 0, क्योंकि इस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा अब मुझे यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूँ तो बेसिकली एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना होगा F/m टोटल, ठीक है। m टोटल यहाँ पे कितना आएगा बेटा, F कितना है 50। अब m टोटल में यहाँ पे क्या लिखूँ बेसिकली m टोटल यहाँ पे देखो फोर्स किस किस पर लग रहा है। फोर्स आप देखो एक तो 50 न्यूटन पे लग रहा है और इसी की वजह से एक रिएक्शन फोर्स आपके 2 kg पे आ रहा है, यानी 1 kg पे आपका 50 न्यूटन का फोर्स डायरेक्ट लग रहा है और 2 kg पे उसका रिएक्शन आपके पास आ रहा है। तो यानी यहाँ जो 50 न्यूटन का फोर्स है वो 1 kg और 2 kg पे अप्लीकेबल है, वो 0.5 kg से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यानी m टोटल में मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 1 + 2, यानी एक्सेलरेशन मेरे पास कितना आ गया 50/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। आई होप इतनी बार एक्सेलरेशन आपको समझ में आया होगा। अब मुझे बस नॉर्मल रिएक्शन निकालना है जो 2 kg पे लग रहा होगा 1 kg द्वारा, तो वो कितना है n2, और n2 की वैल्यू कितनी है m × a, यानी 2 × a, और 2 ये रहा और इनटू एक्सेलरेशन कितना है 50/3, यानी बेसिकली n2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 100/3 न्यूटन इज़ द आंसर। दैट्स माय रिक्वायर्ड आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आपको लगे तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके आप मुझे बता दीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आता है पुली वाला, ठीक है। अब पुली वाला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है देखते हैं। तो पुली वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, देखो ये M1 ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक है, दोनों एक स्ट्रिंग से आपके पास कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ करनी है। अगर मैं इसका FPD बनाऊँ, आपको एक्सेलरेशन निकालना है दोनों ब्लॉक्स का और टेंशन निकालनी है, तो दोनों। तो देखो स्ट्रिंग फोर्स में हमने क्या पढ़ा था, जो टेंशन फोर्स था कि अगर आपके पास एक ही स्ट्रिंग से अगर आपका स्ट्रिंग एक ही है तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर अगर स्ट्रिंग मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है तो आपके पास हर पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगी, टेंशन सेम होगी, तीनों चीज़ आपके पास सेम होगी अगर स्ट्रिंग एक है तो, और मासलेस और फ्रिक्शनलेस है तो। यहाँ पे आपको जो स्ट्रिंग दे रखी है बेसिकली मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो यानी इसका मतलब पूरी स्ट्रिंग पे जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा और इस स्ट्रिंग से दो ब्लॉक्स जुड़े हुए हैं M1 और M2। इसका मतलब अगर स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन सेम है तो उनसे जुड़े हुए जो दो ब्लॉक्स हैं M1 और M2 उनका भी एक्सेलरेशन क्या होगा सेम होगा, यानी एक्सेलरेशन M1 और एक्सेलरेशन ऑफ M2 दोनों क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो मुझे बेसिकली सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है और इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है, तो मैं इसका FPD बना लेता हूँ। अच्छा FPD में तो M2 पर अगर देखो मैंने माना कि आपका जो M1 वो देखो नीचे है, तो यानी डोमिनेंट कौन होगा M1 का वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो M1G नीचे लग रहा होगा और M2G आपके पास नीचे लग रहा होगा, ठीक है। M1G नीचे और M2G भी नीचे। अब दोनों में से कौन ज़्यादा डोमिनेंट होगा, बिकॉज जो ज़्यादा नीचे है यानी M1G नीचे है, यानी ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी बॉडी का एक्सेलरेशन किधर आएगा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अच्छा M1G ये रहा, ये स्ट्रिंग है, अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट टेंशन किधर लगेगा इधर लग जाएगा, दैट इज़ टेंशन T, ठीक है। यही टेंशन आपके पास यहाँ पे भी होगा और टेंशन आपके पास सेम रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से सेम स्ट्रिंग चल रही है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट आपके पास ये रहा तो यहाँ से अवे की तरफ आपका ये टेंशन लग जाएगा, और एक कॉन्टैक्ट पॉइंट ये रहा इससे अवे आपके पास एक टेंशन फोर्स ये रहा, तो बेसिकली टेंशन ये रही। तो बेसिकली दोनों ब्लॉक्स का अगर मैं FPD अब यहाँ से दोनों ब्लॉक्स का बनाऊँ तो M1 ये रहा, M1 पे एक फोर्स बेसिकली M1G नीचे की तरफ लग रहा है और एक फोर्स टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है। जिधर एक्सेलरेशन है यानी वो फोर्स डोमिनेंट है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स यानी M1G डोमिनेंट है, ठीक है। अगर मैं M2 के लिए बात करूँ तो M2 ब्लॉक ये रहा, इस पर एक फोर्स टेंशन T ये लग रहा है और M2G ये लग रहा है, ठीक है। ये किधर मूव कर रहा है M2 आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन का फोर्स डोमिनेंट है, यानी यहाँ T डोमिनेंट है। तो बस अब मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ दोनों के लिए। जैसे मैं यहाँ पे दोनों के लिए इक्वेशन लिखता हूँ, अगर मैं M2 के लिए पहले इक्वेशन लिखूँ तो M2 के लिए इक्वेशन मेरे पास क्या, या पहले M1 के लिए अपन लिख लेते हैं। तो M1 के लिए जो इक्वेशन होगी बेसिकली वो क्या होगी M1G माइनस T, एफ नेट इक्वल्स टू M है। तो एफ नेट क्या होगा M1G माइनस T, बिकॉज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं M1G को प्लस ले रहा हूँ तो T नेगेटिव हो जाएगा, तो M1G माइनस T इक्वल्स टू
m1 है। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब मैं m2 के लिए बात करता हूँ। तो m2 के लिए देखो डोमिनेंट फोर्स कौन है, t है, ठीक है। तो अगर मैं t को पॉजिटिव लेता हूँ, जो डोमिनेंट फोर्स है आप उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। तो यहाँ डोमिनेंट फोर्स कौन है, t, और आपके पास तो यहाँ से t माइनस m2g इक्वल्स टू m2 है। ये मेरे पास क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। बस अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, ऐड करने पे मुझे क्या मिला, माइनस टी से प्लस टी कैंसिल, ठीक है। मैंने यहाँ क्या करा, बेसिकली 1 + 2 मैंने कर दिया। तो माइनस टी से प्लस टी कैंसिल, और ये मेरे पास क्या बच गया बेटा, यहाँ से m1g माइनस m2g इक्वल्स टू m1 + m2 इंटू, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, m1g माइनस m2g अपॉन m1 + m2। ये मेरे पास आ गई ए की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। यही एक्सेलरेशन की वैल्यू अब मैं किसी भी इक्वेशन में रख दूँ, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, जब मैं इसको किसी भी इक्वेशन में रखता हूँ तो बेसिकली टी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। यही एक्सेलरेशन की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दो, ठीक है। तो जैसे आप इक्वेशन 1 में आपको टी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, वो आपके पास आएगी बेटा कितनी, 2m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 + m2। बस यही एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें आपकी इच्छा हो आप उसमें रख दो ए की वैल्यू। जब आप वहाँ से सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, तो आपको टेंशन की वैल्यू ये मिल जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ, एक्सेलरेशन भी हमने निकाल लिया और टेंशन का फोर्स भी हमने निकाल लिया। अच्छा, ये एक्सेलरेशन हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, हमने जो ऊपर शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी क्या, कि जो एक्सेलरेशन बेसिकली अपने पास होता है वो क्या होता है, एफ ड्राइविंग अपॉन एम टोटल अपॉन सिग्मा एम। तो यहाँ बेटा देखो, एफ ड्राइविंग आपके पास कौन सा, एक तो m1g है और दूसरा m2g है। तो यहाँ पे एफ ड्राइविंग आपके पास क्या होगा, m1g माइनस m2g, ठीक है। और अपॉन एम टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, m1 + m2। तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन भी आपके पास यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब बाकी एक्सेलरेशन आ गया, तो टेंशन की आप किसी भी क्वेश्चन में अगर टेंशन की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि व्हेन ब्लॉक्स आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट देन कैलकुलेट देयर एक्सेलरेशन, कि जब इन ब्लॉक्स को हम रेस्ट से छोड़ते हैं तो इनका एक्सेलरेशन क्या होगा। वापस वही बात, दोनों ब्लॉक्स एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। हमें एफबीडी बनाना है। अच्छा, जैसे मैं सिस्टम को छोड़ूंगा, ब्लॉक किधर मूव करेंगे, जो m2 वाला ब्लॉक है नीचे की तरफ मूव करेगा डाउनवर्ड्स, यानी एक्सेलरेशन a, तो m1 आपके पास आगे की तरफ मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन a, ठीक है। तो बस दोनों का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ये मेरे पास m1 है, इस पे a की फोर्स लग रहा है, दैट इज़ t, इस पे a की फोर्स लग रहा है t, और इसका एक्सेलरेशन है इधर की तरफ। m2 है, ये m2 ब्लॉक मेरे पास है, ये m2, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा m2g, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा t ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन इसका किधर है, नीचे की तरफ। बस ये मेरे पास फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। बस अब इसकी मुझे इक्वेशन लगानी है। तो इसकी इक्वेशन में क्या लिखूँगा, देखो अगर मैं फर्स्ट के लिए लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, t = m1 है, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिंपल आ गई, बिकॉज m1 पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ t फोर्स लग रहा है। तो एफ नेट = m है, तो t = m1 है। अच्छा, अब 2 पे आ जाओ। 2 किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, यानी डाउनवर्ड्स वाला फोर्स डोमिनेंट होगा। डाउनवर्ड्स वाला फोर्स कौन सा है, m2g, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, m2g माइनस t = m2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। t की वैल्यू मैं 1 से रख देता हूँ, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो अपने पास ये क्या आ जाएगा यहाँ से, और t को मैं उधर लेके चला जाऊँ, t को मैं उधर लेके चला जाऊँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, m2g = m2a + m1a, तो m1 + m2 इंटू a और m2g, ठीक है। तो यहाँ से बेटा एक्सेलरेशन की जो वैल्यू अपने पास आई वो कितनी आ गई, m2g अपॉन m1 + m2। ये मेरे पास ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया। यही हम हमारी जो शॉर्ट ट्रिक चल रही है मेथड, उससे भी निकाल सकते हैं। क्या एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ ड्राइविंग, जब भी ब्लॉक्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है, कनेक्टेड ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, दैट इज सिग्मा एम। अच्छा, यहाँ ड्राइविंग फोर्स कौन है जो बेसिक सिस्टम को चला रहा है, वो क्या है, m2g डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में,
वही सिस्टम को चला रहा है, सिस्टम को नीचे कौन लेके आ रहा है, उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है, m2g। तो बस यहाँ पे मैंने एफ ड्राइविंग में क्या लिख दिया, m2g अपॉन सिग्मा m, वही आपके पास m1 प्लस m2। तो जस्ट एक स्टेप में हमारे पास आंसर आ गया। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी एक अच्छा क्वेश्चन आपके पास है। ठीक, क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि एक पर्सन आपके पास खड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक ब्लॉक ऑफ मास m kg इज रेस्टेड ऑन द फ्लोर। एक जो ब्लॉक है मास m का वो रेस्ट में रखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रिंग से, पुली से वो बंधा हुआ है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं इसी पुली सिस्टम, या एटवुड मशीन भी हम इसको बोलते हैं। ये क्या है आपके पास, पुली। ठीक है, विद हाउ मच एक्सेलरेशन द बॉय शुड क्लाइंब ऑन द स्ट्रिंग, कि जो बॉय यहाँ दूसरे एंड पे, स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे खड़ा हुआ है, वो कितने एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ इस रस्सी पे चढ़े ताकि जो ब्लॉक है वो जस्ट लिफ्ट फ्रॉम द फ्लोर, यानी जस्ट वो सरफेस से उठ जाए, जस्ट वो सरफेस से उठ जाए। बिकॉज जैसे ही जो लड़का है ये रस्सी पे चढ़ने की कोशिश करेगा, ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमें बस वो मिनिमम एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, वो मिनिमम वैल्यू, ताकि बस जो ब्लॉक है बस वो सरफेस से उठ जाए, जस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे नहीं उठ के ऊपर चला जाए, बस इतना सा एक्सेलरेशन चाहिए कि वो ज़मीन से कांटेक्ट छोड़ दे, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हम बेटा यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन की बात करते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला हम क्या कि बस उसका एक्सेलरेशन, मिनिमम एक्सेलरेशन बात कर रहे हैं, वो एक्सेलरेशन बस इतना सा होना चाहिए ताकि जस्ट वो सरफेस से उठ जाए। तो जैसे ही वो सरफेस से उठेगा वैसे ही क्या होगा, उसका नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बिकॉज नॉर्मल फोर्स कब लगता है, जब दो बॉडीज एक दूसरे कॉन्टैक्ट में होती हैं। अभी इस कंडीशन में ब्लॉक और जो सरफेस है दोनों एक दूसरे पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होंगी, बट जैसे ही ब्लॉक सरफेस से उठेगा वो नॉर्मल क्या हो जाएगा आपके पास, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एज द ब्लॉक just lifts from the floor, just lifts from the surface। ठीक है, नॉर्मल आपके पास कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और जब नॉर्मल अपने पास ज़ीरो हो जाएगा तो हम हमेशा ऐसे, जब भी आपको जस्ट लिखा हो, जस्ट लीव, जस्ट लेफ्ट, जस्ट लिफ्ट, ठीक है, जस्ट जब भी आपको, तो उस टाइम पे हम हमेशा बाउंड्री कंडीशन की बात करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ just like situation, we use boundary condition। we use boundary condition, हम हमेशा क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस के लिए ही बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो देखो, अगर यहाँ पे हम बात करें कि ब्लॉक आपका जो रेस्ट में है, जैसे ब्लॉक आपके पास रेस्ट में, अगर अपन इसका एफबीडी बनाए तो आपके पास ये ब्लॉक है। ठीक है, इस पर टेंशन किधर लग रहा होगा, टी, इस पर टेंशन किधर लग रहा होगा, टी ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और इसका एम जी किधर होगा, नीचे। तो क्योंकि हम बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ क्या होगा, टी माइनस एम जी इक्वल्स टू जी, टी माइनस एम जी इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस सिंपलेस्ट टी किसके बराबर आ जाएगा, एम जी के बराबर आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ कैपिटल एम जो मैं ले रहा हूँ बेसिकली वो मास ऑफ ब्लॉक है, और स्मॉल एम आपको दिया हुआ है पर्सन का, यानी जो बॉय है उसका मास है। ठीक है, ये तो हुआ ब्लॉक के लिए। अब मैं लगा देता हूँ पर्सन के लिए, यानी फॉर बॉय आपके पास क्या होगा, टेंशन इसका ऊपर की तरफ है। अगर मैं जो बॉय है उसका एफबीडी बनाऊँ तो इस पर टेंशन ऊपर की तरफ होगा और स्मॉल एम जी नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और ये क्योंकि ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आपके पास लगेगा। तो क्या होगा, टी माइनस स्मॉल एम जी इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू टी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और टी की वैल्यू बेटा ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, और टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, कैपिटल एम जी। फ्रॉम 1 and 2 अपने पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2, तो कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी इक्वल्स टू स्मॉल एम। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल एम जी इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर स्मॉल एम में कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से जी प्लस ए। मुझे निकालना क्या था, एक्सेलरेशन मुझे निकालना है।
ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करें, कैपिटल एम जी इक्वल्स टू एम जी प्लस स्मॉल एम ए मेरे पास आ गया, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी अपॉन एम, यही मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अगर जी को भी मैं कॉमन ले लूँ तो बेसिकली अगर मैं जी को भी यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो ए इक्वल्स टू, और मैं इनको जो डिवीज़न में है इसको मैं ओपन करूँ तो ये क्या बन जाएगा, एम बाई एम स्मॉल एम माइनस वन और जी कॉमन, ये मेरे पास बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बॉय। कि उसे मिनिमम इतने एक्सेलरेशन से उसे ऊपर की तरफ चढ़ना चाहिए स्ट्रिंग पे, ताकि क्या होगा, जो ब्लॉक है वो जस्ट लिफ्ट फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या किया हमने, बस दोनों का फीबर डायग्राम हमने बनाया। आपका ब्लॉक के लिए जस्ट लिफ्ट वाली बात कर रहा था, इसलिए हमने बाउंड्री कंडीशन की बात करी कि जब टी और एम जी दोनों बराबर थे ना, जब वो रेस्ट पे रखा हुआ तो जस्ट उठने वाला था, उस कंडीशन में हमने बात की है। और बॉय के लिए, क्योंकि बॉय पे एक एक्सेलरेशन में है, इसलिए वहाँ हमने एफ नेट इक्वल्स टू एम ए की इक्वेशन लगाई थी, दोनों का इक्वेशन सॉल्व करके हमने आंसर लेकर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वापस आपके पास पुली वाला क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर टू मासेस पी एंड क्यू आर जॉइंड विद द स्ट्रिंग। ठीक है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन बिटवीन पी क्यू इन न्यूटन विल बी। कि आपको क्या बोल रखा है, आपकी दो मासेस हैं पी और क्यू, ये एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको पी और क्यू के बीच में जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में कितना टेंशन फोर्स होगा वो आपको निकालना है। ठीक है बेटा, तो अपन एफ बना लेते हैं वापस। यहाँ पे जो फोर्स आपके पास लग रहा होगा 8 kg पे, वो कितना लग रहा होगा, 8g नीचे की तरफ लग रहा होगा, और ऊपर यहाँ टेंशन क्या होगा मैंने मान लिया टी होगा। ठीक है, यही टेंशन आपके पास यहाँ पे भी होगा, तो बेसिकली यहाँ पे पूरा मैं टेंशन टी लिख लेता हूँ। यही टेंशन यहाँ पे भी होगा इस वाले स्ट्रिंग पे, यही टेंशन टी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिंग चेंज है तो यहाँ आपके पास जो टेंशन फोर्स लगेगा वो दूसरा लगेगा, दैट इज़, इसको आप कुछ भी मान लो, टी डैश आप मान लो। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं तीनों बॉडीज़ का वापस एफ बनाता हूँ, तो अगर मैं 8g का एफ बनाऊँ बेटा, ये 8 kg, तो इसका एफ आपके पास क्या होगा, 8g नीचे की तरफ और टी ऊपर की तरफ। 8g, अब देखो 8g और 5 kg दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्ट है, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, और 5 kg और 2 kg दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। यानी अल्टीमेटली जो तीनों ब्लॉक्स हैं उनका एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, अच्छा 8 kg वाला यहाँ से किधर मूव करेगा, नीचे की तरफ, यानी डाउनवर्ड्स, यानी इसका एक्सेलरेशन किधर आ जाएगा, डाउनवर्ड्स आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं पी ब्लॉक की बात करें, जो 5 kg वाला ब्लॉक है, इसको मैं ब्लॉक पी नाम देता हूँ, तो इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, टेंशन फोर्स इस पर टी ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और नीचे क्या लग रहा होगा, अब नीचे बेटा देखो यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से, एक तो इसका वेट दैट इज़ 5g, और दूसरा स्ट्रिंग का टेंशन यानी टी डैश। आई होप ये आपको दिख रहा होगा कि 5 kg का अपना वेट भी होगा दैट इज़ 5g, जैसे हमने 8g लिखा था, और 5 kg पे जो टेंशन फोर्स टी डैश है ये भी आपके पास लग रहा होगा। ठीक है, तो दो फोर्स लग रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं क्यू ब्लॉक पर आऊँ, तो क्यू ब्लॉक पे भी देखो नीचे आपके पास एक ही फोर्स लग रहा होगा, दैट इज़ 2g, इसका वेट ये यहाँ पे 2g इसका वेट, और ऊपर इस पर लग रहा होगा एक टेंशन फोर्स दैट इज़ टी डैश। आई होप इसके बाद ये डायग्राम में आपको एफ बनाने पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो बस अब यहाँ पे इक्वेशन हम लिख लेते हैं सबके लिए। तो अगर मैं सबसे पहले 2 kg वाले के लिए लिखूँ, तो 2 kg वाले के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, टी डैश माइनस 2g इक्वल्स टू 2a, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, टी डैश माइनस 2g इक्वल्स टू, बिकॉज ये ऊपर ये वाला ब्लॉक भी ऊपर मूव करेगा और ये वाला ब्लॉक भी आपके पास ऊपर मूव करेगा, तो टी डैश माइनस 2g इक्वल्स टू 2a। अच्छा, अब मैं ब्लॉक पी के लिए लिखता हूँ, तो ब्लॉक पी किधर मूव कर रहा है, ये भी ऊपर मूव कर रहा है, यानी टेंशन टी वाला फोर्स डोमिनेंट है, यानी टी माइनस 5g प्लस टी डैश इक्वल्स टू 5a, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और अब मैं 8 kg वाले ब्लॉक के लिए लिखूँ, तो 8 kg वाला किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, 8g माइनस टी, 8g माइनस टी इक्वल्स टू 8a। ये मेरे पास तीन इक्वेशन आ गई।
अब इन 3 इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर 3 इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँ बेटा तो यहाँ से मेरे पास क्या निकलेगा, एक एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ किस को, हाँ, टी डैश माइनस 2g इक्वल्स टू 2a, और यहाँ से अगर मैं इसको ओपन करूँ तो t माइनस 5g माइनस टी डैश इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ से मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, टी डैश से टी डैश कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा t माइनस 7g, मैंने ऐड किया बेसिकली, t माइनस 7g इक्वल्स टू 7 आ गया। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन 4 को मैं थर्ड से ऐड कर देता हूँ। यहाँ मैंने क्या किया, 1 + 2, अब मैं कर देता हूँ 3 + 4, तो मुझे क्या मिल जाएगा, t माइनस 7g इक्वल टू 7a, ठीक है। और इसमें ऐड करना है मुझे 8g माइनस टी, तो माइनस टी प्लस 8g इक्वल्स टू 8a, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो t माइनस टी मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ 8 माइनस 7 मेरे पास 8g माइनस 7g मेरे पास क्या बच जाएगा, g इक्वल्स टू 15a। तो बेसिकली यहाँ से मेरे पास अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, g की वैल्यू 15a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, g/15। और हमें निकालना क्या था, यहाँ पे टेंशन हमें निकालनी है PQ में। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, g/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बस मुझे क्या निकालना है, टी डैश मुझे निकालना था, ठीक है। तो टी डैश में इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। तो जैसे ही मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ तो टी डैश इक्वल्स टू 2a + 2g। तो 2a कितना है बेटा, ये 2g/15 + 2g, ठीक है। तो ये टी डैश यहाँ से मेरे पास कितना, एलसीएम लूँगा तो फिर 30 + 10 यानी 32g/15 न्यूटन इज़ द आंसर। तो कौन सा ऑप्शन बेटा यहाँ मैच कर रहा है, 32g/15, ऑप्शन 4 यहाँ पे मैच कर रहा है। सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट चॉइस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमें बस एफपीटी बनाना है और एफपीटी बना के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। इसी अब ये हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे क्वेश्चन कैसे थे, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे क्वेश्चन हमारे पास कैसे थे, जो स्ट्रिंग हम यूज़ कर रहे थे वो स्ट्रिंग कैसी थी, मासलेस और फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग कैसी थी, मासलेस और फ्रिक्शनलेस, ठीक है। बट अब जो हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है वो स्ट्रिंग कौन सी है इसके पास मास है, यानी वो लाइट स्ट्रिंग नहीं है, वो हमारे पास उसमें एक मास है। अब जैसे ही मास होगा उसका एक्सेलरेशन चेंज होगा और उसमें टेंशन फोर्स आपके पास चेंज होगी, ठीक है। तो हमें बेसिकली अब ये चीज़ निकालनी है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला फर्स्ट, तो इसलिए अब हमें यहाँ ये इस चीज़ के लिए तैयार होना है कि स्ट्रिंग का एक मास हमें दे रखा है, ठीक है। कैपिटल M मास का ब्लॉक आपके पास है और स्मॉल m और लेंथ l मास की स्ट्रिंग हमारे पास है, ठीक है। तो क्या बोला क्वेश्चन में आपको, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक, यानी सिस्टम का एक्सेलरेशन मुझे निकालना है और फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक, और जो स्ट्रिंग है वो ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रही है ये मुझे निकालना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ निकाल लेता हूँ ऑप्शन 1, तो सॉल्यूशन ए। तो एक्सेलरेशन, क्योंकि ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड हैं स्ट्रिंग से, तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या हो जाएगा, F ड्राइविंग अपॉन सिग्मा m, ठीक है। तो F ड्राइविंग बेटा मेरे पास क्या है, सिंपल F, और सिग्मा m मेरे पास क्या होगा, ब्लॉक का मास प्लस स्ट्रिंग का मास, यानी कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, फिर आपसे क्या बोला और निकालने के लिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक, यानी जो स्ट्रिंग है बेसिकली फोर्स पे ब्लॉक पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो अगर मैं ब्लॉक का एफबीडी बनाऊँ तो ब्लॉक m के जी का मेरे पास ये रहा, और इस पर जो स्ट्रिंग है वो लग रही है, उस पर स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग इस पर कितना फोर्स लगा रही है, टेंशन T, और इस पर एक एक्सेलरेशन है इस तरफ। तो यहाँ से जो मुझे सेकंड पार्ट में पूछा है बेसिकली कि फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक, तो वो मेरे पास सिंपल से क्या आ जाएगा, T = m × a, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, m × F/m + m। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर, यानी बी पे। बी आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, यानी जो टेंशन, जो स्ट्रिंग का मिड पॉइंट है वहाँ पे हमें टेंशन निकालनी है, ठीक है। तो हम इसका वापस एफबीटी बनाते हैं।
अब जैसे एफ में यहाँ पे बनाता हूँ तो ये आप सरफेस है, यहाँ पे मेरा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, कैपिटल एम मास का ब्लॉक। अब यहाँ स्ट्रिंग की लेंथ कैसी है बेटा, हाफ। स्ट्रिंग की लेंथ कैसी है, हाफ। अब देखो अगर एल लेंथ की जो आपके पास स्ट्रिंग थी उसका मास कितना था, एम था, तो बेसिकली यहाँ पे मास कितना होगा, ठीक है, वो हमें निकालना है। यहाँ पे टेंशन मैंने मान लिया कि मान लो कि T1 आपके पास टेंशन लग रही होगी, ठीक है, और मैं दूसरा एफ इसका बनाऊँ, यानी दूसरे एंड से आपके पास कुछ ऐसा होगा, यानी जिधर से फोर्स लग रहा होगा, फोर्स इस पर इधर से लग रहा था, दैट इज़ एफ, और यहाँ पे इस पर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा, दैट इज़ T1। ये आपकी पूरी स्ट्रिंग का एफ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो पूरा मास है स्मॉल एम वो पूरी स्ट्रिंग के लेंथ पे जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर्टिकुलर जो हाफ लेंथ है इसका मास कितना होगा, तो एल लेंथ का जो एल लेंथ पे टोटल मास कितना है, एम है, तो वन यूनिटी, तो वन जो लेंथ यानी यूनिट जो लेंथ होगी उस पर मास कितना होगा, एम बाई एल। तो हाफ लेंथ पे कितना मास होगा, यानी एल बाई टू पे कितना मास होगा, तो एम बाई एल डॉट एल बाई टू, यानी बेसिकली कितना आया, एम बाई टू आपके पास मास आ गया। यानी ये सिस्टम की जो मास है बेसिकली वो कितना है, एम बाई टू, और उसकी लेंथ कितनी है, एल बाई टू, तो इस पर भी मास कितना हो जाएगा, एम बाई टू, और लेंथ कितनी है, एल बाई टू। बस हम यहाँ से हम इसकी इक्वेशन हमें बनानी है। तो हमें टेंशन निकालनी थी, टेंशन मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, तो बस हम यहाँ से लगा देंगे, T1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, एम प्लस स्मॉल एम बाई टू इंटू एक्सीलरेशन। बस तो यहाँ से m प्लस स्मॉल एम बाई टू ये रहा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की थी, यहाँ से f अपॉन एम प्लस एम, तो f अपॉन एम प्लस एम, ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, T1 की वैल्यू, यानी टेंशन एट द मिड पॉइंट हमारे पास आ गया। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सी ऑप्शन में फिर हमसे क्या बोल रहा है, सी ऑप्शन में बोल रहा है कि टेंशन हमें कैलकुलेट करनी है इन द स्ट्रिंग एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, यानी जिस एंड से फोर्स लग रहा था उससे x डिस्टेंस पे हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो वापस ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस लेंथ आपको यहाँ पे x दे दी, पिछले क्वेश्चन में l बाई टू आपको दे दी थी। तो वापस अगर अपन एफ बनाए यहाँ पे, तो ये ब्लॉक मेरे पास, ठीक है, स्मॉल एम का, और ये मेरे पास नॉर्मल। अब यहाँ से स्ट्रिंग मेरे पास है, ठीक है, फोर्स यहाँ पे लग रहा है, दैट इज़ एफ, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस पे मुझे टेंशन निकालनी है, तो बेसिकली ये लेंथ कितनी हो गई, एक्स हो गई, ये लेंथ कितनी हो गई, एक्स मेरे पास हो गई, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये वाली लेंथ ये हो जाएगी मेरे पास एल माइनस एक्स, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी थी इसकी स्ट्रिंग की, एल थी, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स हो जाएगी। तो एक्स लेंथ का मास कितना होगा, वापस वही मेथड, एल लेंथ पे मास एम है तो वन पे एम बाई एल, तो एक्स पे कितना होगा, एम बाई एल इंटू एक्स, ठीक है, बात क्लियर। तो बस यहाँ पे वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसको अब मान लो कि यहाँ पे कितना लगा होगा, T2 लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन कितनी होगी, T2 होगी, तो मुझे T2 की ही वैल्यू बेसिकली निकालनी है। तो अच्छा, एल माइनस एक्स का मास कितना होगा, यहाँ पे अगर मैं कर दूँ तो एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है, ये इसका मास हो जाएगा, ठीक है। तो बस हम यहाँ पे T2 मेरे पास कितना हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ये मेरे पास ये, और इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो F अपॉन m प्लस एम, ये मेरे पास क्या आ गया, T2 मेरे पास आ गया। बस दैट्स माई रिक्वायर्ड आंसर। आई होप बात आपको समझ में आई होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। जो अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बेसिकली आप पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हमारे टॉपिक आता है इंक्लाइंड प्लेन, यानी अब हमें जो क्वेश्चन करने हैं वो हम करेंगे इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन। अब इंक्लाइंड प्लेन पे वापस हमें कुछ नया नहीं करना है, बस एफ हमें बनाना है। जब एफ हमें बनाना है तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये एफ आप बना लो ब्लॉक का। तो जैसे ब्लॉक का आप एफ बनाओगे तो देखो ये आपके पास स्मॉल एम का ब्लॉक है, ठीक है, इस पर एम जी किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, ठीक है, सॉरी एम जी आपके पास किधर लग रहा होगा, हमेशा एम जी डाउनवर्ड्स लगता है, तो आपके पास ये
mg हो गया, ठीक है। अगर ये एंगल आपके पास थीटा है तो बेसिकली बच्चों ये वाला जो एंगल होगा ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ज्योमेट्री से आप लोग देख लेना। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास mg कॉस थीटा। अगर मैं इसे कंपोनेंट कर दूँ तो अगर ये mg कॉस थीटा होगा तो ये वाला कंपोनेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अच्छा, कॉन्टैक्ट सरफेस मेरे पास कौन सी है, ये वाली है। तो नॉर्मल फोर्स लगे वो इसके परपेंडिकुलर लगेगा, या नॉर्मल फोर्स मेरे पास कुछ ऐसा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो अब यहाँ पे मुझे निकालना है क्या, इसका एक्सेलरेशन। तो बस वापस वही आपके पास देखो यहाँ पे जो वर्टिकल डायरेक्शन अगर आप यहाँ देखो तो इस डायरेक्शन में ब्लॉक पे अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक का एफबीडी बनाऊँ तो ब्लॉक का एफबीडी देखो इसमें अगर मैं इसको पॉइंट मास मान लूँ एक, तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। एक mg cos थीटा इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और एक mg sin थीटा इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब देखो जो n और mg cos थीटा है इस डायरेक्शन में ब्लॉक मोशन नहीं करेगा, बिकॉज अगर n डोमिनेंट हो गया तो ब्लॉक इस वैज के ऊपर हवा में पहुंच जाएगा। और अगर mg cos थीटा डोमिनेंट हो गया तो जो ब्लॉक है वो उस वेज को फोड़ के इसके अंदर घुस जाएगा। तो क्योंकि दोनों सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, n किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर होगा। बिकॉज ब्लॉक जो मूव करेगा वो स्लाइड्स पे अलॉन्ग द वेज आपके पास मूव करेगा। तो n इक्वल टू mg, यानी इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। अच्छा, अब mg sin थीटा को देखो, mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला कोई दूसरा फोर्स आपके पास नहीं है। जब mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला दूसरा फोर्स नहीं है, यानी यहाँ पे क्या होगा, एफ नेट इक्वल्स टू क्या लग जाएगा आपके पास, मास इंटू एक्सेलरेशन लग जाएगा। तो बस अब यहाँ पे एफ नेट कितना है, यहाँ पे mg cos थीटा mg sin थीटा इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, g sin थीटा, m से m कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास, g sin थीटा, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे होता है। तो हमें यही निकालना था बस, इसका एक्सेलरेशन। मेन चीज़ यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और वहाँ से एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लगाना, बस एनएलएम के क्वेश्चन में यही चीज़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक वैज आपको दे रखा है, इस वैज से एक पुली कनेक्टेड है और उस पुली से स्ट्रिंग के थ्रू दो मासेज आपके पास कनेक्टेड है, जिसका एक मास है 4 kg का और दूसरा ब्लॉक है 1 kg का। तो आपको इन ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन निकालनी है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, और जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन फोर्स निकालना है कि टेंशन फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे हम क्वेश्चन ये वाला, कोई आइडिया किसी को कैसे यहाँ पे पिक्चर चलेगी। तो अगर हम देखें तो वापस वही लॉजिक, एफ पी डी बनाओ और एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लगाओ। तो हर ब्लॉक का यहाँ पे एफ पी डी आप बना लो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एफ पी डी बनाता हूँ, देखो तो 4 kg का जो ब्लॉक का आपका फोर्स लगेगा वो mg sin थीटा, अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये 4 kg ब्लॉक मेरे पास है, ठीक है, ये 4 kg ब्लॉक, ठीक है। इस पे mg किधर की तरफ लगेगा, mg नीचे की तरफ लग गया, ठीक है। अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं g की वैल्यू 10 ले लेता हूँ तो बेसिकली ये कितना होगा, 4g cos 30, ठीक है। और ये क्या होगा, 4g sin थीटा, ठीक है। mg sin थीटा वही हमने जो एक्सेलरेशन निकाला, mg sin थीटा। अच्छा, इस 4 kg ब्लॉक पे आपके पास पीछे एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा, दैट इज T, और यही टेंशन आपके पास यहाँ आ रहा होगा और यही टेंशन आपके पास यहाँ आ रहा होगा। तो बेसिकली इस पर एक फोर्स आपका पीछे टेंशन भी आपके पास लग रहा होगा। ये इसका एफ पी डी बन गया, ठीक है। और इस सरफेस का वेज और इसके पीछे एक नॉर्मल फोर्स आपके पास लग रहा होगा, दैट इज एन आपके पास हो जाएगा। अच्छा, अब मैं 1 kg वाले ब्लॉक के लेता हूँ। ये मेरे पास किसकी बात हो गई, 4 kg ब्लॉक की। अब मैं बात करता हूँ 1 kg ब्लॉक। ये 1 kg ब्लॉक मेरे पास रहा। इस पर देखो इसका 1g यानी इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा और इस पर टेंशन T ऊपर की तरफ लग रहा होगा। बस यही यहाँ पे एक्सेलरेशन है। तो अब यहाँ पे मैंने माना कि ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन कुछ इधर की तरफ है। तो ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ। तो बस यहाँ पे मैं एफ नेट इक्वल्स टू एम ए यहाँ पे लगा देता हूँ। तो वो क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे 4g sin 30 माइनस टी इक्वल्स टू एम ए, यानी 4, ठीक है। अच्छा, 4g से 4g, जी की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूँ यहाँ पे, जी को इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले लेता हूँ,
तो 4 इंटू 10 40 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, तो 40 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो 20 माइनस टी इक्वल्स टू 4 है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ 1 kg ब्लॉक के लिए। तो 1 kg ब्लॉक के लिए मेरा जो इक्वेशन लगाऊंगा वो क्या लगेगी, टी माइनस 1g इक्वल्स टू 1.a। ठीक है, तो बेसिकली 1g आपका g की वैल्यू 10 है, तो t माइनस 10 इक्वल्स टू ए हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। बस मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो 1 + 2 अगर मैं करता हूँ तो 20 माइनस टी इक्वल्स टू 4a, और इधर आपके पास -10 + t इक्वल्स टू ए हो जाएगा। ठीक, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, माइनस से प्लस टी कैसे 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10, और 4a + a कितना हो जाएगा 5a। दिस सिंपलाई यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बस मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ वैल्यू टी की वैल्यू निकालने के लिए। तो t माइनस 10 इक्वल्स टू क्या था a था, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 + a, यानी 10 + 2। दिस इम्प्लाइज टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 न्यूटन। दैट्स माई रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बस FPD हमने हर ब्लॉक का बनाया और हर ब्लॉक पे F0 इक्वल्स टू MA हमने लगा दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन बेटा और देख लेते हैं। ठीक है, वो आपके पास ये रहा। ठीक है, 2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय कोड पासिंग ओवर ए स्मॉल फ्रिक्शनलेस पुली and resting on frictionless place as shown in figure. The acceleration of the blocks is कि जो ब्लॉक्स है उनका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन तो बेटा ये सेम क्वेश्चन आपके पास ऐसा ही रहेगा जैसे हमने पहले वाला किया, बस यहाँ पे दोनों ब्लॉक्स का FBD आपके पास अलग अलग बन जाएगा। तो अगर मैं FBD बनाऊँ इस 100 kg वाले के लिए, तो 100 kg ब्लॉक कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं 100 kg के लिए। तो 100 kg के लिए आपके पास 100g वेट इधर लगा होगा, ये एंगल 37 डिग्री है, तो बेसिकली ये एंगल भी आपके पास कितना होगा 37 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 100g cos 37, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 100g sin 37, और नॉर्मल फोर्स आपके पास कुछ इस डायरेक्शन में लग जाएगा। ये इसका FBD हो गया। और स्पीड क्योंकि टेंशन से दोनों ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, तो एक फोर्स आपको टेंशन पीछे की तरफ लग जाएगा। ये बस 100 kg वाले ब्लॉक के लिए बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ 50 kg वाले ब्लॉक के लिए। तो 50 kg वाले ब्लॉक का अगर मैं FBD बनाऊँ बेटा, तो ये मेरे पास ये, तो इसका जो 50g होगा यानी जो वेट होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ से ये अगर ये एंगल 53 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा 53 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 50g cos 53 डिग्री। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन इधर कितना हो जाएगा 50g sin 53 डिग्री। ठीक है, और इस पर टेंशन किधर आ जाएगी पीछे की तरफ आ जाएगी। बस हमें वापस यहाँ से क्या करना है FBD बन गया, बस एक्सेलरेशन अब मुझे यहाँ पे निकालना है F0 इक्वल्स टू MA करके। तो यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, अगर मैं 100 kg वाले ब्लॉक के लिए लगाऊँ तो 100g sin 37 डिग्री माइनस t इक्वल्स टू 100a। g कितना हो जाएगा 1000, तो 100 इंटू 10, sin 37 कितना 3/5। ठीक है, माइनस t इक्वल्स टू 100। बेसिकली कितना हो जाएगा मेरे पास 5 से ये मेरे पास कितना जो है 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 600 माइनस टी इक्वल्स टू 100 है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। किसके लिए 100 kg वाले ब्लॉक के लिए। अगर मैं इक्वेशन लगाऊँ 50 kg वाले के लिए, तो देखो जब मैंने माना है कि 100 kg वाला इधर मूव कर रहा है, 50 kg वाला इधर मूव करेगा, तो इस पर टेंशन इधर लग रही है, इस पर टेंशन इधर लग रही है, इस पर आपके पास 100g sin थीटा इधर लग रहा है, और इस पे आपके पास 50g sin 53 आपके पास इधर लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी t माइनस 50g sin 53 डिग्री इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो t माइनस 50 इंटू 10 sin 53 कितना बेटा 4/5, 4/5 इक्वल्स टू 50। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 4 2 जा 8, और 8 इंटू 5
यानी 40 यानी 400, ठीक है। तो t माइनस 400 इक्वल्स टू 50, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 600 माइनस टी इक्वल टू 100a और माइनस 400 प्लस टी इक्वल्स टू 50a। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस टी से प्लस टी कैंसिल, 600 में 200 इक्वल्स टू 150a, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 200/150। तो जीरो से आपके पास जीरो कैंसिल, यानी 20/5 यानी 4/3 यानी 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज़ द आंसर। ये मेरे पास आंसर। तो बेटा ऑप्शन कौन सा हुआ यहाँ पे, ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट चॉइस। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास एप्लीकेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन या एफ नेट इक्वल्स टू एम ए के। जितने क्वेश्चंस हमने कर सकते थे हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, सारे वैरायटीज़ यहाँ पे आपके पास कवर हो गई। अब आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसे भेज सकते हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।